कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब। बासित साहब रिसर्चर हैं और बड़ी ग्रिप है इनकी मिलिटेंट जमातों पे, मिलिटेंसी पे और अफगानिस्तान के ऊपर ये इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में और इंटरनेशनल मीडिया पीयर व्यू होते रहते हैं। बासित साहब सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Chima Sam, good to be back on your program after a long break, sir. थैंक यू बासित साहब, बहुत शुक्रिया। बासित साहब आज आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। आपकी तो सारी रिसर्च ही मिलिटेंट जो जमातें हैं उनके ऊपर है, अफगानिस्तान की मिलिटेंसी के ऊपर है और पाकिस्तान में जो मिलिटेंट जमातें हैं उनके ऊपर है। आप क्या समझते हैं ये जो पाकिस्तान में मिलिटेंसी वापस आ रही है? आज भी स्वात में कुछ हमले हुए हैं जो कि सुनने में आता है कि जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है उनका इलाका है। लोरधीर में मिलिटेंट्स जो टीटीपी के लोग कुछ कहते हैं वापस आ गए हैं और भत्ता भी मांग रहे हैं, एक्सटॉर्शन मनी मांग रहे हैं और पॉलिटिशियन जो है वो पैसा दे रहे हैं और सियासी जमातें उसके ऊपर बात भी नहीं कर रही, डर रही हैं कि कहीं वो हमें ना मारें। आप क्या देखते हैं ये जो रिटर्न ऑफ मिलिटेंसी है, एक तरफ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट है और एक तरफ मिलिटेंसी का वापस आना, आप इसको किस तरह देखते हैं? आपकी रिसर्च इस हवाले से बात सब क्या कहती है? Thank you, Chima Saab, for having me on your show. देखें, ये बात इसी प्लेटफॉर्म पे मैं ही आपके साथ पहले भी कर चुका हूँ, तो इसमें कोई सरप्राइज की तो बात है नहीं। जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, तालिबान की टेक ओवर हुई और उसको अब 1 साल और कोई 1-2 माह ऊपर हो गए हैं। तो वो जो टेक ओवर था, उसका एक रिजुविनेटिंग इफेक्ट था। ये जो रीजनल मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, पर्टिकुलरली तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसके ऊपर उनको बहुत बूस्ट मिला आइडियोलॉजिकली। एक तो उनका नैरेटिव के इस तरह की अचीवमेंट हम भी शायद कर सकते हैं। नंबर 2, ऑपरेशनली उनको बड़ा स्पेस मिल गया क्योंकि अमेरिकी फौजें चली गई और जो अफगानिस्तान में अफगान नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस का एक काउंटर टेररिज्म का प्रेशर था, वो भी हट गया। फिर पाकिस्तानी फौज ने फाटा में बड़ा जोर लगाया था अगेंस्ट टीटीपी। वो पाकिस्तानी फौज भी लड़ लड़ के एक ना एंडलेस वॉर आप कभी भी नहीं लड़ सकते। एक ओपन एंडेड वॉर, एक फटीग आ जाती है, एक ये भी एग्जॉस्टेड थे, तो वहां भी कुछ ऑपरेशंस में वो मोमेंटम नहीं रहा। तो जो एनवायरनमेंट मिला जी टीटीपी को, और भी ग्रुप है, आईएसकेपी है जिसको दाइश खोरासान कहा जाता है, और भी हैं लेकिन ये 2 मेन। तो उनको वो जो ऑपरेशनल फ्रीडम अवेलेबल हुई, उसमें वो ऑलरेडी रिवाइव तो टीटीपी कर रही थी। अब वो फिर तालिबान के अम्ब्रेला के नीचे रिक्यूपरेट कर गई और उनके हमले बढ़ गए। अच्छा, फिर यहाँ पे ये हुआ कि 2 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई। पहला राउंड हुआ जिसमें वो नवंबर का सीज फायर हुआ था, जो 1 महीने बाद टीटीपी ने एक्सटेंड नहीं किया, और दूसरा फिर वो जनरल फैज हमीद के नीचे और सिराजुद्दीन अकानी जो फैसिलिटेट कर रहे थे, एक सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ जिसमें जून से एक सीज फायर अनाउंस हुआ। तो जो अभी तक ऑन पेपर्स या इन थ्योरी तो चल रहा है, प्रैक्टिकली खत्म है। और कुछ फॉर्मल टॉक्स भी हुई 3 लेवल पे, मिलिट्री के लेवल पे, एट द पॉलिटिकल लेवल, और फिर वो ट्राइबल जिरगा ने भी उसको किया। वो उलमा का एक वफ्द तक उस्मानी साहब के नीचे भी गया था। वो फॉर्मल टॉक्स थी, लेकिन वो जब जुलाई 28 को उसका आखिरी एक राउंड हुआ और वो फिर अल जवाहिरी की किलिंग और तालिबान के पाकिस्तान से रिलेशनशिप का खराब होना, और फिर उन्होंने अपने अटैक्स रिज्यूम किए अंडर द गार्ब ऑफ रिटेलिएटरी या डिफेंसिव अटैक्स, और यहाँ से भी मिलिट्री ऑपरेशन फिर शुरू हो गए। वो ऑन ऑफ ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसको फायर फाइट अप्रोच आप कह सकते हैं, टेक्टिकल फायर फाइट अप्रोच, वो शुरू हो गई। सो यू आर बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन वो जो पूरा अमल था ना चीमा साहब, ये जो मैंने पूरी डिटेल बांधी, उसमें आपने एक तो टीटीपी को एज अ स्टेक होल्डर कबूल कर लिया, ठीक है। नंबर 2, चूंकि आपने कर लिया, आपने अपना जो काउंटर टेररिज्म की गेम्स थी वो कंप्रोमाइज तो ऑलरेडी हो रही थी, फर्दर कर दी।
यानी अब वो कंसेंसस टूट गया जो 2014 एपीएस के बाद बना था, नेशनल एक्शन प्लान था, ज़रबे अज़्द था, रद्दुल फसाद, अब वो नॉमेनक्लेचर ही गायब है। अगर अब की आप काउंटर टेररिज्म की ऑपरेशंस की आप मीडिया रिपोर्टेज को पढ़ें, तो उसमें वो नॉमेनक्लेचर ही गायब है। नेशनल एक्शन प्लान, आई मीन इट्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन रुक चुकी है, कोई आपको उसका जिक्र नहीं मिलता। आपने कभी सुना है? ज़रबे अज़्द खत्म हो गया, फिर एक रद्दुल फसाद था, अब वो भी नहीं नाम आता। सो द नॉमेनक्लेचर हैज ऑल टुगेदर गॉन मिसिंग, यानी आपकी मेमोरी से ही वो चीजें निकल गई हैं। अच्छा, फिर वो प्रायोरिटी में भी ऑफ कोर्स नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पे फ्लड हो गया, इकोनॉमी की बुरी सूरत हाल है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, and you know, so that's not on the priority also. So unfortunately, as a result of all this, अब जो आप देख रहे हैं वो एक it's a natural outcome of what you have done in the last 1 year. यहाँ पे कुछ तालिबान इन्फिल्ट्रेट तो कर रहा था, यू नो, ग्रेजुअली। कुछ को यहाँ एक अनस्पोकन डील थी जिसमें चंद सौ को 400-500 या 600 मैक्सिमम तालिबान को लाया गया था, ठीक है, सेटल किया गया था। अब वो भी जोर पकड़ रहे हैं। और जो आपका फेंस है ना, जो बॉर्डर फेंसिंग है, वो जो एक फॉर्मल बॉर्डर क्रॉसिंग है, जैसे तोरखम हो या चमन हो या और कोई भी ओपनिंग्स हो, जो फॉर्मल ओपनिंग्स हैं, वहां पे तो काफी स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप देखें 2400 किलोमीटर का तकरीबन या इतना को बॉर्डर बनता है आपका, आप जितना पीछे हटते जाते हैं ना चीमा साहब, तो इट्स जस्ट अ फेंस। एक कटर, स्टील कटर लेके आप काट लें, एक गाड़ी जोर से मारे, आपकी फेंस उखड़ जाती है। तो वो आ गए हैं एंड वो अपनी कार्रवाइयां उन्होंने रिज्यूम कर दी हैं। एंड यहाँ पे लोगों को रैंसम की, किडनैपिंग फॉर रैंसम दोबारा शुरू हो गया, भत्ते की यानी एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही हैं, और अगर ना पे किया जाए तो उसके थ्रेट में वो फिर किलिंग्स भी करते हैं। तो आपकी वो बुरे दिनों की मेमोरीज इन अ वे रिवाइव हो रही हैं। सो जो तालिबान की एक विक्ट्री थी इन अफगानिस्तान, it's a Pyrrhic victory for Pakistan, number one. Number two, it has provided Taliban Pakistan a reverse strategic depth in Afghanistan against Pakistan. तो ये आपकी सिचुएशन है, ओनरशिप नहीं है, कोई कंसेंसस नहीं है, आपकी मिलिट्री की लीडरशिप एक बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव लीडरशिप ट्रांजिशन से गुजर रही है। अक्टूबर नवंबर, नए चीफ ने आना है, नए जॉइंट चीफ ने आना है, और कुछ लोग अभी 6 से 7 रिटायर होंगे, और कुछ प्रोमोट होके मेजर जनरल्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल्स की जगह आएंगे। तो इस पूरी ट्रांजिशन के अंदर ना कीमा साहब, आपकी कोई पॉलिसी की क्लैरिटी आ नहीं पाएगी। तो ये अटैक का मोमेंटम इसी तरह कंटिन्यू करेगा। अब जब एक नया आर्मी चीफ पाकिस्तान में आ जाएगा, तो वो जो भी पॉलिसी डायरेक्शन देगा इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस या इन टर्म्स ऑफ पीस टॉक्स, तो फिर उधर से आगे बात चलेगी। फिलहाल तो ये जो स्टेटस को है, जिसमें जो है अटैक्स कंटिन्यू करेंगे और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस डे टू डे चलते रहेंगे। बट अ लॉट ऑफ डैमेज हैज बीन डन अनफॉर्चुनेटली, और इसको आपको पहले तो इन द फर्स्ट प्लेस इसको कंटेन करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके आपने देखना है कि whether you would like to talk to them from a position of strength or not. पहले तो यह whether you can achieve that position or not, क्योंकि अब लिमिटेशंस आ गई हैं। अफगानिस्तान में काइनेटिक ऑपरेशंस की भी एक लिमिट है, पीस टॉक्स की भी एक लिमिट है, ऊपर से आपके चैलेंजेस फर्दर मल्टीप्लाई हो गए हैं कि जो अल-जवाहिरी वाली ड्रोन अटैक थी, उसके बाद तालिबान ने डायरेक्टली फिंगर्स अक्यूज किए हैं कि पाकिस्तान से की एयर स्पेस से ये ड्रोन आए थे। they haven't even gone to the extent of saying कि ड्रोन उड़े भी पाकिस्तान के अंदर से हैं। ठीक है, तो तालिबान ने वो मेडिएशन भी बंद कर दी है, आपके उनसे ताल्लुकात खराब है, तो फिर आप कैसे रिवाइव करेंगे पीस टॉक्स को? So I think it's a very complicated and
situation, and what I'm giving is a rather grim picture, but that's a realistic assessment of where we are, Chima साहब. And no surprises, ये होना ही था. बिल्कुल ठीक है अब्दुल वासिफ साहब, आपने एक होलिस्टिक पिक्चर विद सम बैकग्राउंड भी हमें समझाई है. वासिफ साहब, ये बताइएगा कि दो चीजें मैं इस पे करना चाह रहा हूँ. एक, आपने ये नॉमेनक्लेचर की बात की कि रद्दुल फसाद था, या ऑपरेशन जो ज़र्ब अज़ब की बात की, जो मिलिट्री जिनके तहत काम करती थी और वो पब्लिक डोमेन में आते थे, पता चलता था ये डिस्कशन हो रही है, ये ऑपरेशन हो रहे हैं. आप क्या समझते हैं इन ऑपरेशन का ना होना या इनका सामने ना आना, क्या इट मीन्स के टॉक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो गई हैं, और अगर वो फेल हुई तो फिर हम बात करेंगे? दूसरा में ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं लार्जली पाकिस्तान के पब्लिक एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ये क्यों डिस्कशन नहीं हो रही? क्यों पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो खैबर पख्तूनख्वा में पावर में है, वो क्यों वहां पे बात नहीं कर रहे? बिजनेसमैन, ताजर, आम आदमी तो सड़कों पे बाहर निकल रहा है, पार्लियामेंट बात नहीं कर रही. बिलावल भुट्टो ने निकी एशिया को इंटरव्यू दिया न्यूयॉर्क में रिसेंटली जब थे, तो उन्होंने कहा कि हमने कहा था एक कमेटी बनेगी, लेकिन वो कमेटी भी नहीं बनी पार्लियामेंटेरियंस की, जो इस टीटीपी के साथ जो टॉक्स है उनको ओवरसी करेगी, या एक ओवरसाइट कमेटी बनेगी. तो आप क्या समझते हैं पब्लिक डिस्कोर्स पे इसका डिस्कस ना होना, नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाना, ये क्या है? व्हाट डज दिस है? और ये जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जरूर बताइएगा कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी जो लीडरशिप है वो इस सारे प्रोसेस में, जब टीडीपी कहीं हमले कर रही है, कहीं कुछ कर रही है, और जैसे आपने भी बात की और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं एक्सटॉर्शन मनी भी दे रहे हैं, भत्ते दे रहे हैं, लेकिन खामोश हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? और इसका डिस्कस ना होना पब्लिक मीडिया डिस्कोर्स पे, पॉलिटिशियन डिस्कस नहीं कर रहे, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो प्रायोरिटीज जो है, प्रायोरिटीज चेंज हो चुकी हैं. एक डायरेक्शन ओवरऑल ही नहीं है मुल्क की. तो काउंटर टेररिज्म की तो होना फिर इज अ डिफरेंट थिंग. फंड्स भी नहीं है. काउंटर टेररिज्म इज यू नो कैपिटल इंटेंसिव. अब कुछ आपकी अमेरिका से काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन बाय द वे शुरू हो रही है, विच मींस के तालिबान अफगान के साथ और टीटीपी के साथ फिर आपके हालात खराब ही होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात तो फिर मुश्किल हो जाते हैं. बट यू नेवर नो, उसको बाद में देखेंगे कि जब कोई नए आर्मी चीफ आते हैं तो वेदर those talks are revived or not, but for the foreseeable future they are suspended. But interestingly, दोनों साइड्स ने, ना पाकिस्तान ने ना टीटीपी ने, ना तो सीज फायर को और ना पीस प्रोसेस को फॉर्मली खत्म किया है. किसी पार्टी ने नहीं कहा कि जी हम खत्म करते हैं और हम अब आज से ये करेंगे. तो दे यू कैन रीड अ लॉट इनटू दैट स्पेस कि ये क्या है. यानी टॉक टॉक फाइट फाइट है, या इस टाइम टॉक्स आर सस्पेंडेड और फाइट फाइट हो रही है. जहाँ तक बात है कि पीटीआई इसकी ओनर, पीटीआई की क्या बात करें, इवन के ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट है इसकी भी कोई ओनरशिप तो नहीं है उस तरीके से. टेररिज्म पे इतनी बात नहीं करते. पीटीआई उससे पहले बिल्कुल ही नहीं करती थी. इवन के जो आपके केपी के गवर्नर है शाह फरमान, और जो आपके फॉर्मर, अब तो मेरा ख्याल है वो स्टेप डाउन थ्रू द फॉर्मर गवर्नर शाह फरमान एंड फॉर्मर नेशनल असेंबली स्पीकर असद कैसर, इवन रिपोर्टेडली उन्होंने भी खामोशी से टीटीपी को बता दिया हुआ है. तो इनफॉर्मली कुछ पीटीआई के लीडर्स ने बातें की हैं सोशल मीडिया पे आके, जैसे मुराद सईद ने की, लेकिन उसका ज्यादातर कोई उस तरीके से उसको वो उसका वो असर नहीं हुआ. अब ये क्यों नहीं हो रहा, या वो क्यों खामोश है? मेरा ख्याल है एक तो दे फियर फॉर देयर ओन लाइव्स. केपी में गवर्नमेंट उनकी है, तो अगर वो इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप, और दूसरी इसकी देखे इसमें पॉलिटिक्स भी है कि मिलिट्री के साथ या एस्टेब्लिशमेंट के साथ अब पीटीआई के ताल्लुकात बहुत ही खराब है. तो अगर वो इसकी एक ओनरशिप लें और टीटीपी उनके लीडर्स को टारगेट करना शुरू कर दे जैसे एएनपी के लीडर्स को करती थी, तो शायद वो एक तो वो उससे डरते हैं. और जहां तक पीटीआई की ओवरऑल बात है, देखें यहाँ पे एक बड़ा इशू है रहा है चीमा साहब के, जब पहली नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी थी
जब चौधरी निसार साहब PMLN की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की, उसके इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी 1.0 थी, उसको नेशनल एक्शन प्लान ने ओवरराइड कर दिया। अच्छा, फिर वो चलता रहा। 2018 में फिर चौधरी निसार के चले गए, आसन इकबाल बने इंटीरियर मिनिस्टर। उन्होंने नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2019 टू 2023 जाते जाते बनाई डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट तो अच्छा था, कॉम्प्रिहेंसिव था सारा कुछ, बट उसमें इशू ये था कि एक जाती हुई गवर्नमेंट एक पॉलिसी क्यों दे रही है, छोड़ दे, एक आने वाली गवर्नमेंट को बनाने दे। वो यही हुआ कि जब पीटीआई आई, तो पीटीआई ने उस नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी की ओनरशिप नहीं ली। ओवरवेल्म हो गए कि ये हम अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अच्छा, फिर वो उससे भी अट गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट पीएमएलएन के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट से हल्का हुआ, हमारे पे क्रिटिसिज्म होगी, और अगर हमने इसको अडॉप्ट किया तो भी क्रिटिसिज्म होगी। तो वो बिल्कुल ही पॉलिटिकल प्रेशर में हट ही गए। आप देखिए, जब इनकी गवर्नमेंट जाने वाली थी, तो मुईद यूसुफ साहब जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एक उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी निकाल दी, एनएसपी, जिसका बड़ा चर्चा है। अच्छा, अब वो निकल तो आई, गवर्नमेंट फिर चेंज हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अप्रैल। अच्छा, अब उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का भी कुछ पता नहीं है। तो आपकी पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को नेशनल एक्शन प्लान ने ओवरराइड किया, दूसरी की ओनरशिप पीटीआई ने नहीं ली, पीटीआई या मुईद यूसुफ साहब ने जो बनाई, अब पीडीएम की गवर्नमेंट उसकी ओनरशिप नहीं ले रही, विच टेल्स यू कि जो गैर संजीदगी या नॉन सीरियसनेस का लेवल यहाँ पे क्या है। और यहाँ पे अब क्योंकि वॉर ऑन टेरर जो थी सो कॉल्ड अफगानिस्तान में, वो भी खत्म है, तो यहाँ पे ओवर सिंपलिस्टिक अजम्पशन यही थी कि हमारी वॉर ऑन टेरर भी खत्म है, क्योंकि अब तालिबान आ गए, अब हमारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो मसले मसाइल हल क्या होने थे, मसले मसाइल मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो या सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। इसमें नॉन सीरियसनेस है, प्रायोरिटीज की हायरार्की डिफरेंट है। आज टेररिज्म नंबर वन इशू मसला है पाकिस्तान में, टेररिज्म भत्ते की कॉल्स भी हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी है, डेली या नियर डेली वायलेंस भी है, तालिबान भी नजर आ रहे हैं फाटा में, स्वात के अंदर वगैरह, केपी के एरियाज में। लेकिन नंबर वन इशू नहीं है। नंबर वन इशू आपका इस टाइम फ्लड्स है, ह्यूमन सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ठीक है, फिर कहीं जाके टेररिज्म आता है। तो वो प्रायोरिटी में भी थोड़ा नीचे है। बट एज आई सेड, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, जब एक नए आर्मी चीफ आते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि इस पे हमें क्या क्लैरिटी मिलती है, फॉर बेटर और वर्स, बट नन द लेस वील गेट अ क्लैरिटी। क्योंकि इस तरह छोड़ेंगी नहीं पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, दे विल गो आफ्टर टीटीपी। और एट द डिप्लोमेटिक लेवल मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में शायद ये सोचा जा रहा है कि जो हमारी स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, हिना रबानी खार साहिबा या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनमें से किसी को काबुल भेजा जाए, ताकि वो जरा तालिबान के साथ जाके थोड़ा सा टेम्परेचर को कूल डाउन करे। और फिर यह है कि जो हमारे वहाँ पे अम्बेसडर थे, या हाई कमिश्नर कह लें, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिकग्निशन तो है नहीं, तो अम्बेसडर हम नहीं कह सकते, वो मेरा ख्याल है उनका नाम असद मजीद खान था, इफ आई एम करेक्ट, नहीं नहीं, या मंसूर खान, सॉरी, मंसूर मंसूर। खान साहब। मंसूर खान साहब जो है वो अपना जो भी उनकी वहां पे टर्म थी पूरी करके आ चुके हैं, तो पिछले मेरे ख्याल अगस्त में आ गए थे। और अभी तक हमने वहां पे कोई हाई कमिश्नर भी नहीं, जिसे नाजिमुल उमूर कहा जाता है, वो नहीं लगाया। तो यहाँ से किसी को नाजिमुल उमूर भी लगाएंगे तो एक तो डिप्लोमेसी फिर शुरू हो तालिबान के साथ, ताकि उनका जो भी रिजर्वेशन है रिमूव की जाए। और यहाँ से फिर अगर कोई मोफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से कोई विजिट भी चला जाता है काबुल, तो जी। उससे भी शायद चीजें बेहतर हो। और फिर आर्मी चीफ आएंगे तो देखेंगे चीमा साहब फिर क्या पॉलिसी बनती है। फिलहाल तो मैं आपको इतना बता सकता हूँ, क्योंकि इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है।
بالکल ठीक है। वन क्विक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्विक क्वेश्चन। जी, आप जी। क्या समझते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शंस में आप वायलेंस देख रहे हैं जिस तरह 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 में हुआ था, ठीक है? या मैं इसको क्या कहूँ 2013 में शायद हुआ था, नहीं, 13 में नहीं, जब वो नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इस एक तो सवाल कंप्लीट कर लेने दें मुझे। जी, जी, एक प्लीज़। तो आप वायलेंस आप देख रहे हैं एक बात, और दूसरा ये जो पीटीआई का नाम बोलना, क्या ये वो खतरा है? वो समझते हैं कि अगर हम बोले तो हम इसका शिकार हो जाएँगे, खासकर इमरान खान साहब की जो जमात है? जी सर। मेरा ख़्याल है वो 2013 वाली तो वायलेंस नहीं होगी यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि टीडीपी जो है उसकी कोई टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में भी चेंज आई है। दे ट्राई टू लिमिट देमसेल्व्स टू हार्ड टारगेट्स, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस हुई, पुलिस हुई, एफसी हुई, आर्मी हुई, रेंजर हुई, इन तक, या वो फिर जो कोई अमन कमेटियों में एंटी तालिबान जो पीस कमेटीज के लोग थे, एक्स मेंबर्स या करंट मेंबर्स, उनको वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं। वो ज्यादातर सॉफ्ट टारगेट पे टीटीपी नहीं आ रही, तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर अपना प्रोपेगेंडा तो शायद जनरेट करें कि डेमोक्रेसी गैर इस्लामी है और यहाँ पे शरिया का निज़ाम होना चाहिए, लेकिन वो शायद वो हमले ना करें अनटिल अनलेस कि कोई अपनी तकरीरों में उन्हें हेड ऑन ले, जो नहीं लेगा। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे इशू डिफरेंट है। पाकिस्तान में जब भी, एक तो बड़ा सवाल ये भी है कि इलेक्शन कब होंगे। मेरा ख्याल है अगले साल ही किसी वक्त होंगे, और शायद बजट के बाद हों, यानी जून के बाद हों। तो मेरा ख्याल है जो मेन इशू होंगे ना चीमा साहब, वो होंगे इमीडिएट प्रॉब्लम्स के ऊपर। इमीडिएट प्रॉब्लम्स में इकोनॉमी टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगी, नंबर वन। सिविल मिलिट्री तल्लुकात के ऊपर मेरा ख्याल है शायद वो एक फैक्टर होगा। और फिर गवर्नेंस के क्रेडेंशियल्स, गवर्नेंस के अंदर के बिजली का मसला, एनर्जी का प्रॉब्लम आपका, महंगाई का मसला, बेरोजगारी, पॉवर्टी, मेरा ख्याल है ये इशू होंगे। यानी आपकी इकोनॉमी के इश्यूज जो हैं वो डोमिनेट करेंगे आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। सिक्योरिटी डेफिनेटली विल बी वन ऑफ द इश्यूज, लेकिन उसके अंदर कोई दहशतगर्दी का उस तरीके से ना कोई नाम नहीं लेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल की वायलेंस पाकिस्तान के इलेक्शन में रूल आउट इसलिए नहीं हो सकती, पॉलिटिकल वायलेंस, क्योंकि ये जो पार्टीज हैं, जितनी पोलराइजेशन पाकिस्तान में है, पीटीआई की और पीएमएलएन की, पंजाब में पर्टिकुलरली, तो इनके कारकुन आपस में लड़े इज अ डिफरेंट थिंग। आईएसकेपी जो है, दाइश खोरासान, वो अटैक करे तो आई कांट रूल दैट आउट। टीटीपी का जो पिछले 2 सालों का ट्रेंड है या मोडस ऑपरेंडी, आई डोंट थिंक सो वो पॉलिटिकल गैदरिंग्स को उस तरीके से हिट करने आएंगे अनटिल अनलेस के कोई बहुत ही खुले तरीके से उनके खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश करे। जो मेरा ख्याल है अभी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल विल नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज भी देख रही है कि जब मिलिट्री बात नहीं कर रही, देखिए ये जो मेन एक सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा मसला था ड्यूरिंग दी हाइट ऑफ वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान में, वो मिलिट्री को यही शिकायत रहती थी सियासतदानों से कि ये जी पॉलिटिकल ओनरशिप वॉर ऑन टेरर की नहीं लेते। सियासतदानों से पूछा जाए तो वो कहते थे जी कि ये इन्होंने अमेरिका के साथ खुद ही कोई खुफिया मुआहदे किए हुए हैं, मुशर्रफ की रजीम ने या किसी और ने, तो मुआहदे ये करते हैं, पैसे ये खाते हैं, ओनरशिप के लिए इनके फैसलों की ओनरशिप, अपने फैसलों की ओनरशिप हमसे चाहते हैं, और फिर एंड पे जब हम मरते हैं तो हम खुद ही मरते हैं। यानी आप देखें यहाँ पे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, उसके बाद शौकत अजीज साहब पे अटक में एक सुसाइड अटैक हुई थी, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पे फिर आफ्ताब शेरपाव साहब पे कितने हमले, एएनपी ने कितनी शहादतें उठाई हैं, जो बिलोर ब्रादरान थे, उनको आप देखें कितनी शहादतें उन्होंने उठाई हैं। तो उस वक्त के सियासतदान का यही था कि मिलिट्री के फैसलों की ओनरशिप हम कैसे ले। बाद में खैर वो हुई, एएनपी ने ऑपरेशन जो रास्त राय निजात था उसको ओन किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, एमक्यूएम ने किया, रद्दुल फसाद को, रिजर्व को पीएमएलएन ने ओन किया, उसकी प्राइस भी उन्होंने पे की। लेकिन इस टाइम जब एस्टैब्लिशमेंट खुल के बात नहीं कर रही उस तरीके से,
तो सियासतदान कैसे बात करेंगे चीमा साहब? ये माहौल वो नहीं है। As I said again, at the cost of repeating myself, priorities different है। नया आर्मी चीफ आता है तो फिर देखते हैं कि क्या यहाँ पे माहौल बनता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, और इस हवाले से बड़ी आप इन डेप्थ एनालिसिस रखते हैं। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।